नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं। इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। और आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है। ये बात 2015 की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अस्मा जावेद पढ़ रही थी। साधारण परिवार की अस्मा जावेद का सपना था कि वह आगे चलकर प्रोफेसर बने। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उसने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी और पीएचडी तक की पढ़ाई पूरी की। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि उसका सपना सच नहीं हो पाया? यही सवाल सबसे बड़ा है। इंटरमीडिएट पास करने के बाद अस्मा अपने करियर को आगे ले जाना चाहती थी। वह चाहती थी कि कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करे जिससे उसका भविष्य मजबूत हो सके। लेकिन उसके पिता की हालत ऐसी नहीं थी कि वह इतना खर्च उठा सकें। अस्मा के पिता हामिद जावेद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कंडक्टर थे। जो तनख्वाह मिलती थी उसी से घर चलता था और बच्चों की पढ़ाई होती थी। अस्मा के अलावा घर में दो बेटे और एक बेटी थी। बड़ी बेटी की शादी पहले ही हो चुकी थी। जब पिता ने साफ कहा कि वे प्रोफेशनल कोर्स नहीं करा सकते, तो अस्मा ने बहुत सोचा। आखिरकार उसने तय किया कि वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की कोशिश करेगी। हालांकि वहां दाखिला मिलना आसान नहीं था, लेकिन अस्मा ने मेहनत की। उसने प्रवेश परीक्षा दी और पास भी हो गई। इसी मेहनत का नतीजा था कि उसे बीए में एडमिशन मिल गया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की रहने वाली अस्मा को जब एक नामी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला तो वह बहुत खुश थी। रहने के लिए उसे महिला हॉस्टल में कमरा भी मिल गया। उसके सपने बड़े थे, इसलिए वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से अस्मा की पहचान हुई। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी और मुलाकातें भी होने लगीं। समय के साथ दोनों काफी करीब आ गए। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन अस्मा ने उस प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत कर दी। किसी तरह यह बात मीडिया तक पहुंच गई और अस्मा जावेद का नाम अचानक चर्चा में आ गया। जब अस्मा के माता पिता ने मीडिया में बेटी से जुड़ी खबरें देखीं, तो वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने फोन करके अस्मा से पूरी बात पूछी। बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दोनों के बीच समझौता करा दिया और मामला वहीं दबा दिया गया। हालांकि मामला खत्म हो गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी में अस्मा की पहचान अलग तरह से बनने लगी। छात्र उसे अलग नजर से देखने लगे। 8 मई 2015 को अस्मा के भाई सलमान ने उसे फोन किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। सलमान ने दोबारा भी कोशिश की, मगर बात नहीं हो पाई। अगले 3 दिन तक अस्मा का फोन बंद ही रहा। इससे घर वाले बहुत परेशान हो गए। आखिर 11 मई को अस्मा के घर वाले बलरामपुर से अलीगढ़ पहुंच गए। उन्हें अस्मा के फ्लैट का पता पहले से पता था, इसलिए वे सीधे वहीं गए। जब फ्लैट पर पहुंचे तो देखा कि बाहर ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई साफ जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद घर वाले सीधे सिविल लाइंस थाने पहुंचे। वहां इंस्पेक्टर सूर्यकांत से मिले और पूरी बात बताई। उन्होंने आशंका जताई कि अस्मा का अपहरण हो सकता है। सलमान की लिखित शिकायत पर पुलिस ने अस्मा के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली। 12 मई को पुलिस अस्मा के फ्लैट पर पहुंची। जैसे ही दरवाजे के पास गई, वहां से तेज बदबू आ रही थी। फ्लैट से आ रही बदबू से आस पड़ोस के लोग पहले से ही परेशान थे। पुलिस ने जब ताला तोड़ा और अंदर गई तो पलंग पर अस्मा की लाश पड़ी मिली। यह देखकर घर वालों की चीख निकल गई। बिस्तर पर खून के धब्बे थे। अस्मा के गले पर गहरे निशान साफ दिख रहे थे और सिर पर भी चोट थी। हालात देखकर साफ लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की और इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच मृतका के पिता हामिद जावेद ने अपना शक सुलेमान पर जताया। जावेद उस वक्त एक हमदर्द की तरह हामिद के साथ खड़ा था। उधर जब सुलेमान को पता चला कि उस पर अस्मा की हत्या का इल्जाम लगाने की कोशिश हो रही है, तो वह अपने परिजनों के साथ खुद थाने पहुंच गया। उसने पुलिस से साफ कहा कि उसे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और वह बेवजह फंसाया जा रहा है। अस्मा के घर वालों के साथ हर वक्त लगे रहने वाले जावेद की हरकतें पुलिस को कुछ ठीक नहीं लग रही थीं। वह जरूरत से ज्यादा साथ बना हुआ था, इसलिए पुलिस को उस पर शक होने लगा। एसएसपी ने थाने को साफ आदेश दिए कि केस जल्दी सुलझाया जाए और हत्यारे को पकड़ा जाए। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने जांच तेज कर दी।
जब अस्मा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि एक नंबर पर उसकी सबसे ज्यादा बात होती थी। वह नंबर जावेद का था। इसके बाद पुलिस ने जावेद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस की पकड़ में आते ही जावेद के होश उड़ गए। उसे पूरा भरोसा था कि वह इस केस में सुलेमान को फंसा देगा। उसने अस्मा के पिता और भाई को भी सुलेमान के खिलाफ भड़का दिया था। इसी वजह से घर वालों को शुरू से उसी पर शक था। लेकिन जब मामला उल्टा पड़ता दिखा तो जावेद घबरा गया। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने सच कबूल कर लिया। जावेद ने बताया कि अस्मा की हत्या उसी ने की थी। हालांकि उसने यह भी कहा कि उसका इरादा उसे मारने का नहीं था। जावेद के मुताबिक वह अस्मा से प्यार करता था और उस पर काफी पैसे खर्च करता था। उसे शक था कि अस्मा किसी और के साथ भी रिश्ते में थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में वह अपना आपा खो बैठा और अस्मा का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जावेद की निशानदेही पर पुलिस ने अस्मा का टैबलेट, फ्लैट की चाबियां, एटीएम कार्ड और 2 सिम कार्ड बरामद कर लिए। पूछताछ के दौरान जो कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह थी। पिता हामिद जावेद किसी तरह अस्मा की शादी करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उसके लिए ठीक-ठाक रिश्ता देखना शुरू कर दिया। एक रिश्तेदार के जरिए अस्मा के लिए रिश्ता मिला। बताया गया कि लड़के का नाम आदिल अंसारी है, जो लखनऊ का रहने वाला है और चेन्नई के एक कॉलेज में प्रोफेसर है। जावेद लड़का देखने के लिए लखनऊ गए। उन्हें आदिल पसंद आ गया। दोनों तरफ बात हुई और फिर अस्मा का रिश्ता आदिल अंसारी से तय कर दिया गया। तय तारीख पर दोनों का निकाह भी हो गया। निकाह के बाद अस्मा अपने पति के साथ चेन्नई चली गई। शादी के शुरुआती दिनों में अस्मा खुश थी। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में प्यार और सुकून आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और रिश्ते में कड़वाहट आ गई। हालात ऐसे हो गए कि साथ रहना मुश्किल लगने लगा। आखिरकार अस्मा ने मायके लौटने का फैसला किया। पिता के घर आकर वह फिर से अपनी पढ़ाई में लग गई। आदिल से उसका तलाक हुआ या नहीं, यह साफ नहीं हो पाया। लेकिन इतना जरूर पता चला कि आदिल अंसारी देश छोड़कर साउथ अमेरिका जाकर बस गया। पहले एक प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप लगाना और फिर शादी का टूट जाना, इन दोनों बातों ने अस्मा को अंदर से हिला दिया था। उसे गहरा सदमा लगा। लेकिन कुछ समय बाद वह खुद को संभाल पाई और दोबारा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। यूनिवर्सिटी लौटकर अस्मा ने छात्राओं के हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। वह खुलकर अपनी बात रखने लगी। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में उसकी पहचान एक मजबूत और बेबाक लड़की के रूप में होने लगी। बीए पूरा करने के बाद अस्मा ने उसी यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए किया। उसका सपना अब भी प्रोफेसर बनने का था। इसी वजह से वह अच्छे नंबर लाने के लिए खूब मेहनत करती थी। यूनिवर्सिटी में उसके कई दोस्त थे, लेकिन सभी से उसका रिश्ता सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित था। वह हमेशा मर्यादा में रहकर बात करती थी और किसी तरह की गलतफहमी को जगह नहीं देती थी। एक बार अपने एक रिश्तेदार की शादी में अस्मा की मुलाकात सुलेमान नाम के युवक से हुई। सुलेमान काफी अमीर था और एक रेस्टोरेंट का मालिक था। शादी के बाद दोनों के बीच फोन पर बातें होने लगीं। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर वे होटल में मिलने लगे। सुलेमान होटल में अस्मा को अच्छा खाना खिलाता और उसे महंगे गिफ्ट भी देने लगा। अस्मा को ऐसी ही आराम वाली जिंदगी पसंद थी। इसी वजह से दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा और रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। लेकिन एक दिन अस्मा को पता चला कि सुलेमान पहले से शादीशुदा है। यह जानकर उसके सपनों की दुनिया जैसे टूट गई। उसने यह बात अपनी एक खास सहेली को बताई। सहेली ने उसे समझाया कि मजहब के हिसाब से सुलेमान 3 शादियां कर सकता है। यह बात अस्मा की समझ में आ गई और उसने खुद को इस रिश्ते के लिए मना लिया। अस्मा को लगने लगा था कि अगर वह सुलेमान से शादी की बात करेगी तो शायद वह उसे दूसरी पत्नी बना ले। सुलेमान से नजदीकियां बढ़ने के बाद उसका अपनी पत्नी के साथ बर्ताव भी बदल गया था। पत्नी को शक हुआ तो उसने वजह जाननी शुरू की। जब उसे पता चला कि सुलेमान अस्मा नाम की लड़की के साथ घूम रहा है तो घर में झगड़े शुरू हो गए। पत्नी ने साफ कह दिया कि यह सब अब नहीं चलेगा। अस्मा की वजह से सुलेमान के घर में रोज क्लेश रहने लगा। बार बार के झगड़ों से वह परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि अगर यही चलता रहा तो उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। घर वालों ने भी उसे अस्मा से दूर रहने को कहा। इसलिए उसने धीरे धीरे अस्मा से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन यह बात उसने अस्मा को साफ नहीं बताई।
इधर अस्मा उसे दिल से चाहने लगी थी। उसे लग रहा था कि अब बात शादी तक पहुंचेगी। जब उसने शादी की बात उठाई तो सुलेमान ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि वह पहले से शादीशुदा है और कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर अस्मा को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि सुलेमान ने उससे रिश्ता बनाते वक्त कुछ नहीं सोचा और अब पीछे हट रहा है। आखिर में सुलेमान ने साफ कर दिया कि वह शादी नहीं करेगा। इस सब के बाद अस्मा को लगने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। अस्मा के बदले हुए तेवर देखकर सुलेमान डर गया। उसने मन ही मन अस्मा से दूर रहने का फैसला कर लिया। उसी बीच अस्मा का रिजल्ट आ गया। उसने एमए पहली श्रेणी में पास कर लिया। यह उसके लिए बड़ी बात थी। अब उसका अगला सपना पीएचडी करना था। इसके लिए वह मन लगाकर तैयारी करने लगी। मेहनत का नतीजा यह हुआ कि उसने प्रवेश परीक्षा पास कर ली। इसके बाद वह संस्कृत विभाग के प्रोफेसर आर.एन. शुक्ला के साथ रिसर्च करने लगी। उसका रिसर्च का विषय था प्रेमचंद के उपन्यासों में मध्यम वर्ग की जिंदगी और हालात। अस्मा पूरी लगन से काम कर रही थी। उसकी मेहनत देखकर प्रोफेसर शुक्ला भी उससे खुश थे। हालांकि सुलेमान से वह नाराज थी, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। पीएचडी की पढ़ाई काफी खर्चीली थी। कभी कभी जब सुलेमान से मुलाकात हो जाती तो वह उसकी मदद कर देता था। लेकिन अब उनके रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे थे। न पहले वाली बातों की गर्माहट थी और न ही वही नजदीकियां। सब कुछ बदला हुआ सा लगने लगा था। फिर भी वह उससे मिलती थी क्योंकि उसकी मजबूरी थी। सुलेमान की बेवफाई उसे हर वक्त कचोटती रहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपना दर्द किसे बताए। उसके दोस्त तो कई थे, लेकिन कोई इतना करीबी नहीं था जिसके सामने वह दिल खोलकर रो सके। इसी बीच साल 2010 से 12 में यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव होने वाले थे। अस्मा ने तय किया कि वह भी चुनाव लड़ेगी। सुर्खियों में बने रहने के लिए उसने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया। यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाली वह अकेली लड़की थी। इसी वजह से मीडिया में उसका नाम आने लगा और वह चर्चा में रहने लगी। अस्मा को लग रहा था कि अगर वह चुनाव जीत गई तो पूरी यूनिवर्सिटी में उसका रुतबा बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह चुनाव हार गई। इस हार को उसने अपनी जिंदगी की बड़ी हार मान लिया। उसे लगने लगा कि वह हर जगह हारती जा रही है। अब उसे एक ऐसे मजबूत सहारे की जरूरत महसूस होने लगी जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहे। इसी दौरान जिंदगी ने एक बार फिर करवट ली और उसकी मुलाकात जावेद नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर से हुई। जावेद उल हसन उर्फ जावेद अलीगढ़ की एडीए कॉलोनी शाहजमाल का रहने वाला था। उसकी शादी करीब 11 साल पहले हो चुकी थी और वह 3 बच्चों का पिता था। अस्मा से मिलने के बाद जावेद उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान अस्मा की रिसर्च भी पूरी हो गई और उसे पीएचडी की डिग्री मिल गई। पीएचडी खत्म होते ही उसे हॉस्टल छोड़ना पड़ा। नौकरी मिलने तक वह अलीगढ़ में ही रहना चाहती थी, लेकिन परेशानी यह थी कि हॉस्टल छोड़ने के बाद वह कहाँ रहे। इस बारे में उसने जावेद से बात की। जावेद ने कोशिश करके उसे सिविल लाइन्स इलाके के अल हमद अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर दिला दिया। अस्मा को उम्मीद थी कि पीएचडी के बाद उसे जल्दी ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बहुत जगह कोशिश की, भागदौड़ की, फिर भी नौकरी नहीं मिली। जिस स्थिर जिंदगी की वह तलाश कर रही थी, वह उसे मिल नहीं पा रही थी। साल 2014 में वह जावेद के साथ लेक्चरर की परीक्षा देने इलाहाबाद गई। जब रिजल्ट आया तो वह परीक्षा में फेल हो गई। अस्मा और ज्यादा मायूस होती जा रही थी। घर से दूर, अकेले रहकर वह कई परेशानियों से जूझ रही थी। जावेद थोड़ा बहुत खर्च उठा देता था क्योंकि वह अस्मा से प्यार करता था। हालांकि अस्मा की जावेद से नजदीकियां थीं, लेकिन वह उसे लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थी। काफी सोचने के बाद अस्मा ने बीटीसी करने का फैसला किया। उसे लगा कि बीटीसी करने के बाद नौकरी मिलना तय होता है। इसी सोच के साथ उसने हाथरस में बीटीसी ट्रेनिंग के लिए दाखिला ले लिया। अब उसे लगने लगा था कि शायद उसकी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। जावेद ही रोज सुबह और शाम अपनी बाइक से अस्मा को बस अड्डे तक छोड़ने और वहां से लाने जाता था। वह हर तरह से उसकी मदद करता और उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसने अस्मा को एक टैबलेट भी गिफ्ट में दिया। बीवी और बच्चों के होते हुए भी जावेद अस्मा के साथ अपनी अलग दुनिया बसाना चाहता था। लेकिन अस्मा उसके बारे में क्या सोचती है, यह बात जावेद को साफ पता नहीं थी। अस्मा की जिंदगी में पहले जो कुछ भी हुआ था, उसकी वजह से वह कई बार बहुत निराश हो जाती थी।
जिन सपनों को उसने अपनी ख्वाहिश बना लिया था वे उसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसे लगने लगा था कि उसकी मेहनत और उम्मीदें सब बेकार जा रही हैं। यूनिवर्सिटी के दिनों के साथ ही अब उसकी जिंदगी में नहीं रहे थे। जो नए दोस्त बने थे उन पर भी वह पूरा भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करे और किससे दूरी बनाए। पुराने दोस्त सुलेमान से वह कभी कभी मिल लेती थी, लेकिन अब उन मुलाकातों में पहले जैसी बात नहीं रही थी। जावेद की हालत भी अजीब हो गई थी। उसे पता था कि अस्मा अब भी सुलेमान से मिलती है और उसे पूरी तरह छोड़ नहीं पा रही है। यह बात जावेद को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। वह चाहता था कि अस्मा सुलेमान से पूरी तरह दूर हो जाए और उसका झुकाव सिर्फ उसी की तरफ रहे। सुलेमान का नाम आते ही अस्मा के मन में गुस्सा भर जाता था। उसे लगता था कि सुलेमान ने उसके साथ धोखा किया है और वह उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पा रही। इसी सोच में वह जावेद की बातों में आ गई। जावेद उसे सुलेमान के खिलाफ कदम उठाने के लिए उकसाता रहा। आखिर 20 जनवरी 2015 को अस्मा ने सिविल लाइंस थाने में सुलेमान और उसके बड़े भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। बदनामी के डर से सुलेमान घबरा गया। बाद में मामला पैसों पर सुलझा और अस्मा ने उससे 5 लाख रुपए लेकर समझौता कर लिया। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद अस्मा का व्यवहार भी बदलने लगा। उसकी दूसरे लोगों से भी दोस्ती होने लगी। यह सब देखकर जावेद को शक होने लगा। उसे लगने लगा कि अस्मा अब उससे कम बात करती है और दूसरे लोगों से ज्यादा जुड़ रही है। जावेद को यह भी महसूस होने लगा कि अस्मा उससे बचने लगी है। उसे शक था कि अस्मा के किसी और से भी संबंध हो सकते हैं। इसी वजह से वह बेचैन रहने लगा। वह अस्मा के दोस्तों और उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानना चाहता था। अस्मा का टैबलेट भी जावेद के शक की वजह बन गया। वह कई बार उसे चेक करना चाहता था, लेकिन अस्मा ने कभी उसे अपना टैबलेट नहीं दिया। यह बात जावेद को और ज्यादा खटकने लगी और उसके मन में अस्मा को लेकर शक और ये बढ़ता चला गया। 8 मई 2015 की शाम जावेद अस्मा को अलीगढ़ बस अड्डे से लेकर उसके फ्लैट पर पहुंचा। सफर की थकान की वजह से अस्मा पलंग पर लेट गई। उसी दौरान जावेद ने फिर से उसके टैबलेट को लेकर बात छेड़ दी। उसे शक था और वह टैबलेट देखना चाहता था। अस्मा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे जावेद का शक करना बुरा लगा। उसने साफ तौर पर कह दिया कि उसे शक्की लोग पसंद नहीं हैं। बात बढ़ती चली गई और दोनों के बीच बहस होने लगी। अस्मा ने साफ कर दिया कि उसकी जिंदगी में दखल देने का हक जावेद को नहीं है। यह सब सुनकर जावेद अपना आपा खो बैठा। अस्मा की बातें उसे चुभने लगीं। गुस्से में उसने अस्मा को पकड़कर झकझोर दिया। अस्मा ने भी उसे धक्का दिया, जिससे जावेद और भड़क गया। गुस्से में उसने दोनों हाथों से अस्मा का गला दबा दिया। कुछ ही देर में अस्मा बेसुध होकर पलंग पर गिर गई। उसकी हालत देखकर जावेद घबरा गया। उसे डर लगने लगा कि अगर अस्मा जिंदा बच गई तो वह उसे जेल भिजवा देगी। इसी डर में उसने पास पड़ी किसी भारी चीज से उसके सिर पर कई वार कर दिए। जब उसे यकीन हो गया कि अस्मा की मौत हो चुकी है, तो उसने उसका पर्स टटोला और एटीएम कार्ड निकाल लिया। साथ ही टैबलेट और मोबाइल भी अपने पास रख लिया। इसके बाद वह फ्लैट से बाहर निकला और जाते वक्त दरवाजे पर ताला लगाकर चला गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने जावेद को जेल भेज दिया। और आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। ये बात 2025 की है। 20 जून 2024 को कानपुर के बर्रा बाईपास पर बने गुड फूड रेस्टोरेंट में प्रतीक्षा को नौकरी मिल गई। नौकरी लगते ही उसने बर्रा में राजेश गुप्ता के मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया। उस कमरे में वह अपनी छोटी बहन आकांक्षा उर्फ माही के साथ रहने लगी। दोनों बहनें रोज साथ में रेस्टोरेंट जाती थीं और साथ ही वापस आती थीं। मेहनत से काम करने की वजह से धीरे धीरे दोनों की रेस्टोरेंट में अच्छी पहचान बन गई। जुलाई 2025 की एक शाम उनकी मां विजयश्री की बात बड़ी बेटी प्रतीक्षा से तो हो गई, लेकिन छोटी बेटी माही से बात नहीं हो पाई। माही के मोबाइल पर रिंग जा रही थी, लेकिन वह फोन उठा नहीं रही थी। देर रात विजयश्री ने अपनी चिंता प्रतीक्षा को बताई। प्रतीक्षा ने भी यही कहा कि माही का फोन बज रहा है, लेकिन वह रिसीव नहीं कर रही। यह पहली बार था जब माही ने मां या बहन में से किसी का फोन नहीं उठाया। ये बात सुनकर विजयश्री बहुत घबरा गई। उसके मन में बुरा ख्याल आने लगा। पूरी रात वह ठीक से सो नहीं पाई। जैसे तैसे रात काटी और सुबह होते ही उसने ट्रेन पकड़ी और कानपुर के लिए निकल पड़ी। प्रतीक्षा कानपुर के बर्रा इलाके में किराए के कमरे में रहती थी। विजयश्री वहां उसके कमरे पर पहुंची। प्रतीक्षा ने वहीं से माही को फोन किया, लेकिन फोन
रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद प्रतीक्षा ने माही के नंबर पर मैसेज भेजा। कुछ देर बाद माही के फोन से जवाब आया कि वह अब भी ड्यूटी पर है और बाद में बात करेगी। फिर प्रतीक्षा ने एक और मैसेज किया जिसमें बताया कि मां ने पुलिस में शिकायत कर दी है और सूरज का नाम लिखा है। इस पर माही के फोन से तुरंत जवाब आया कि सूरज का नाम लिखने की जरूरत नहीं थी और वह अपनी मर्जी से अलग हुई है। आकांक्षा उर्फ माही नौबस्ता गल्ला मंडी में स्थित कान्हा रेस्टोरेंट में काम करती थी। यह जानकर विजयश्री और प्रतीक्षा माही के बारे में पता करने के लिए कान्हा रेस्टोरेंट पहुंची। रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि आकांक्षा से उसकी फोन पर बात नहीं हो पाई थी, लेकिन उसे माही की तरफ से एक मैसेज जरूर आया था। उस मैसेज में लिखा था कि उसे लखनऊ में नौकरी मिल गई है और अब वह रेस्टोरेंट में काम नहीं करेगी। मैसेज पढ़ने के बाद मालिक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। आकांक्षा उर्फ माही की एक करीबी दोस्त मंजू हंसपुरम इलाके में रहती थी। विजयश्री उसके घर पहुंची। मंजू ने बताया कि आकांक्षा ने उसे मैसेज किया था कि उसका सूरज से ब्रेकअप हो गया है और वह लखनऊ आ गई है। मैसेज पढ़ने के बाद मंजू ने आकांक्षा से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आकांक्षा किन हालात में होगी। काफी कोशिशों के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली तो मां और बेटी थककर वापस लौट आईं। देर रात विजयश्री ने अपने मोबाइल से माही को मैसेज भेजा। कुछ देर बाद माही के फोन से जवाब आया, लेकिन उस जवाब को पढ़कर विजयश्री को शक हो गया। वह समझ गईं कि माही का फोन शायद कोई और व्यक्ति चला रहा है और माही किसी परेशानी में है। असल में जिस मोबाइल फोन से विजयश्री मैसेज कर रही थी, वह फोन उनके बड़े बेटे ने उन्हें दिलवाया था। माही ने अपनी मम्मी का नंबर अपने मोबाइल में भैया के नाम से सेव कर रखा था। अगर माही खुद मैसेज भेजती तो स्क्रीन पर मम्मी का नाम दिखाई देता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इसी बात से विजयश्री को पूरा यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। आकांक्षा उर्फ माही का प्रेमी सूरज उत्तम था। वह उसी के साथ लिव इन में रह रही थी। प्रतीक्षा और विजयश्री ने सूरज उत्तम से फोन पर बात की और माही के बारे में पूछा, लेकिन उसने किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसके बाद सूरज उत्तम भी विजयश्री के साथ हो लिया और माही को खोजने में लग गया। काफी देर तक तलाश करने के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो प्रतीक्षा और उसकी मम्मी थाना नौबस्ता पहुंची और माही की गुमशुदगी दर्ज कराने की कोशिश की। वहां उनसे कहा गया कि जिस कान्हा रेस्टोरेंट में उनकी बेटी काम करती थी, पहले वहां से पूरी जानकारी ली जाए। पता चला कि मामला थाना हनुमंत विहार इलाके का है। यह जानकारी मिलने पर विजयश्री सीधे थाना हनुमंत विहार पहुंची। वहां उन्होंने एसएचओ राजीव सिंह को पूरी बात बताई और बेटी की गुमशुदगी दर्ज करने की बात कही। थाने से उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि लड़की कुंवारी है और ऐसे मामलों में बदनामी का सवाल होता है, इसलिए कुछ दिन और इंतजार कर लिया जाए, शायद वह खुद लौट आए। यह सुनकर विजयश्री निराश होकर वापस लौट आईं। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया, लेकिन न तो माही का कोई पता चला और न ही उसकी गुमशुदगी दर्ज हो सकी। इसके बाद विजयश्री पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मिली और अपनी बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई। पुलिस कमिश्नर ने भरोसा दिलाया कि रिपोर्ट दर्ज कर बेटी की तलाश की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार विजयश्री ने महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर फोन किया और मदद मांगी। इसके बाद वह फिर से थाना हनुमंत विहार पहुंची और दोबारा एसएचओ से मिली। अब तक ऊपर से निर्देश आ चुके थे, इसलिए बिना टालमटोल के 8 अगस्त 2025 को माही की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी एसआई सुशील कुमार को सौंपी गई, लेकिन एसआई सुशील कुमार ने माही को खोजने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की। विजयश्री जब भी उनसे माही के बारे में पूछती तो वह नाराज हो जाते और कह देते कि उनकी बेटी किसी के साथ घूमने गई होगी और खुद ही लौट आएगी। दारोगा का ऐसा जवाब विजयश्री के दिल को बहुत दुख पहुंचाता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी और चुपचाप लौट आती थी। पुलिस की तरफ से भले ही ढिलाई बढ़ती जा रही थी, लेकिन विजयश्री ने खुद बेटी को ढूंढना नहीं छोड़ा। वह उस मकान पर पहुंची जहां माही अपने प्रेमी सूरज के साथ रहती थी। उस मकान में और भी किराएदार रहते थे। विजयश्री ने उनसे माही के बारे में पूछा। किराएदारों ने बताया कि उन्होंने माही को 21 जुलाई के बाद नहीं देखा था। यह भी बताया कि सूरज कमरा खाली कर चुका है और माही का सारा सामान अपने साथ ले गया है। इस बात पर विजयश्री को और शक हुआ। उन्होंने किराएदारों से सामान के बारे में और जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि जब माही उस कमरे में रहने आई थी तब उसके पास ट्रॉली बैग था, लेकिन जब सूरज ने कमरा छोड़ा तब वह ट्रॉली बैग वहां नहीं था। सूरज का अचानक कमरा खाली करना और ट्रॉली बैग का गायब होना विजयश्री के लिए बड़ा संकेत था।
वह उस कमरे के अंदर गईं। वहां अलमारी के ऊपर एक दीपक जल रहा था। जलता हुआ दीपक देखकर विजयश्री का शक और गहरा हो गया। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि माही के साथ कुछ गलत हुआ है और इस पूरे मामले का सच सूरज को ही पता है। पुलिस की सुस्ती से परेशान होकर विजयश्री ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत दर्ज कराई। वहां से सख्ती हुई तो थाना हनुमंत विहार की पुलिस हरकत में आई। मामला डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी तक पहुंचा। उन्होंने एसएचओ राजीव सिंह को फटकार लगाई और माही के मामले को जल्दी सुलझाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही राजीव सिंह ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने विजयश्री को फोन करके थाने बुलाया और उनका बयान दर्ज किया। विजयश्री ने बताया कि उनकी बेटी माही अपने प्रेमी सूरज के साथ लिव इन में रह रही थी। माही के गायब होने का सच सूरज को ही पता है और अगर उससे सख्ती से पूछताछ की जाए तो बेटी का पता चल सकता है। विजयश्री ने सूरज का मोबाइल नंबर भी पुलिस को दे दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने सूरज के फोन की कॉल डिटेल और लोकेशन निकलवाई। जांच में जो जानकारी सामने आई वह चौंकाने वाली थी। पता चला कि सूरज और माही के बीच रोज बात होती थी। 21 जुलाई 2025 की दोपहर माही ने आखिरी बार सूरज से फोन पर बात की थी। जांच में सामने आया कि 21 जुलाई की रात सूरज की लोकेशन कानपुर से बिंदकी होते हुए बांदा की तरफ जाती दिखी। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उसी समय माही के मोबाइल फोन की लोकेशन भी बांदा तक गई थी। इसके करीब 3 दिन बाद माही का फोन पूरी तरह बंद हो गया। इन सब बातों को देखते हुए 15 सितंबर 2025 की सुबह करीब 10 बजे एसएचओ राजीव सिंह ने शक के आधार पर सूरज को हिरासत में ले लिया। उसे थाने लाकर करीब 4 घंटे तक आकांक्षा उर्फ माही के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान सूरज बार बार यही कहता रहा कि किसी दूसरी लड़की से बात करने को लेकर उसका माही से हल्का विवाद हुआ था। इसके बाद माही घर से चली गई और फिर उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। वह कहाँ गई और किसके साथ है, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। जब सूरज से कोई साफ जानकारी नहीं मिली तो एसएचओ राजीव सिंह उसे डीसीपी साउथ के ऑफिस ले गए। वहां डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने भी उससे पूछताछ की, लेकिन वह लगातार यही कहता रहा कि उसे माही के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद जब सूरज के सामने उसकी कॉल डिटेल और लोकेशन रखकर सख्ती से सवाल किए गए, सख्ती से पूछताछ होने पर सूरज पूरी तरह टूट गया। तब उसने यह मान लिया कि आकांक्षा उर्फ माही की मौत हो चुकी है और उसी ने उसकी हत्या की है। इसके बाद सूरज ने पुलिस को बताया कि उसने माही की लाश को उसी के ट्रॉली बैग में भर दिया था। फिर कानपुर से करीब 132 किलोमीटर दूर बांदा में चिल्लाघाट पुल से यमुना नदी में फेंक दिया। इस काम में उसके दोस्त आशीष ने भी उसका साथ दिया था। पूछताछ में सूरज ने यह भी बताया कि माही उसके साथ लिव इन में रहती थी और उसी ने उसकी हत्या की। इसके बाद हत्या से लेकर शव ठिकाने लगाने तक की पूरी कहानी उसने पुलिस को विस्तार से बता दी। सूरज की निशानदेही पर पुलिस ने नौबस्ता इलाके में दबिश दी और आशीष को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आशीष ने भी अपना जुर्म मान लिया। हालांकि शव ठिकाने लगाने में इस्तेमाल की गई आशीष की बाइक पुलिस बरामद नहीं कर सकी। 20 सितंबर 2025 को डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस के सामने आकांक्षा उर्फ माही की लव क्राइम स्टोरी का खुलासा किया। इस मामले की सच्चाई सामने लाने में पुलिस को करीब 2 महीने का समय लगा। सूरज और आशीष दोनों ने अपना जुर्म मान लिया था। इसलिए एसएचओ राजीव सिंह ने मृतका की मां विजयश्री की तरफ से बीएनएस की धारा 103(1) के तहत दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर रूरा नाम का एक जाना पहचाना कस्बा है। यह एक व्यापारिक इलाका है जहां रोज काफी चहल पहल रहती है। रूरा उत्तर रेलवे का एक बड़ा स्टेशन भी है। रूरा कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर दूर डेरापुर रोड पर सुजनीपुर नाम का एक गांव है। इसी गांव में सुरेश उर्फ बच्चन लाल वर्मा रहते थे। उनके परिवार में पत्नी विजयश्री, 2 बेटे सूरज और आदर्श और 2 बेटियां प्रतीक्षा और आकांक्षा थीं। सुरेश वर्मा के पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च चलाते थे। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए विजयश्री अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दिला पाईं। बड़ा बेटा सूरज इंटर पास करने के बाद रूरा कस्बे में एक कपड़े की दुकान पर काम करने लगा। फरवरी 2022 में मियादी बुखार और पीलिया की वजह से सुरेश उर्फ बच्चन लाल की मौत हो गई।
पति की मौत के बाद घर की हालत और खराब हो गई। विजयश्री की दोनों बेटियां अब बड़ी हो रही थीं। उन्हें उनकी शादी की चिंता सताने लगी, लेकिन घर की माली हालत ऐसी थी कि वह इस बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। मां की परेशानी को बड़ा बेटा सूरज अच्छे से समझता था, इसलिए वह दिल्ली चला गया और वहां एक फैक्ट्री में काम करने लगा। जो पैसा वह कमाता था वह घर भेजने लगा। इससे विजयश्री को थोड़ी राहत मिली और वह धीरे धीरे कर्ज भी चुकाने लगी। एक जान पहचान वाले के जरिए विजयश्री की दोनों बेटियों प्रतीक्षा और आकांक्षा की 20 जून 2024 को कानपुर के बर्रा बाईपास पर बने गुड फूड रेस्टोरेंट में नौकरी लग गई। नौकरी मिलने के बाद प्रतीक्षा ने बर्रा में राजेश गुप्ता के मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया। उसी कमरे में वह अपनी छोटी बहन आकांक्षा उर्फ माही के साथ रहने लगी। दोनों बहनें रोज साथ में रेस्टोरेंट जाती थीं और साथ ही लौटती थीं। मेहनत और लगन से काम करने के कारण दोनों की रेस्टोरेंट में अच्छी पहचान बन गई। जब दोनों को सैलरी मिलने लगी तो उन्होंने किस्तों पर मोबाइल फोन खरीद लिया। उधर सूरज जब दिल्ली से घर आया तो उसने मम्मी के लिए एक मोबाइल फोन खरीद दिया ताकि वह सबसे बात कर सके। खुद के लिए उसने दूसरा फोन ले लिया। आकांक्षा ने मम्मी के फोन नंबर को अपने मोबाइल में भैया के नाम से सेव कर रखा था। विजयश्री अब अक्सर शाम को बेटियों से बात कर लेती थीं और फिर निश्चिंत होकर सो जाती थीं। इसी दौरान इंस्टाग्राम के जरिए आकांक्षा की दोस्ती सूरज उत्तम से हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों के बीच पहले चैटिंग होने लगी, फिर उन्होंने एक दूसरे के फोन नंबर भी शेयर कर लिए। इसके बाद मोबाइल पर भी उनकी बातें होने लगीं। एक दिन आकांक्षा ने सूरज को गुड फूड रेस्टोरेंट आने को कहा। सूरज कुछ देर बाद वहां पहुंच गया। उसी दिन दोनों की पहली बार आमने सामने मुलाकात हुई। 20 साल की खूबसूरत आकांक्षा उर्फ माही को देखकर सूरज उस पर फिदा हो गया। वहीं 25 साल के सूरज को देखकर माही को लगा कि यही उसका सपनों का साथी है। दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचते चले गए। धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़ने लगा। रोज बात होने लगी और मुलाकातें भी होने लगी। रिश्ता गहरा होता गया। माही सूरज के साथ घूमने फिरने लगी और सूरज उस पर पैसा भी खर्च करने लगा। एक दिन बातचीत के दौरान माही ने सूरज से उसके घर परिवार के बारे में पूछा। सूरज ने बताया कि वह फतेहपुर जिले के गांव हरिखेड़ा का रहने वाला है। उसके पिता महानंद उत्तम किसान हैं। उसके दो भाई कल्लू और अमन हैं, जो कैटरिंग का काम करते हैं। सूरज खुद इलेक्ट्रिशियन है और हंसपुरम इलाके में रहता है। सूरज के बारे में जानने के बाद माही ने भी अपने बारे में उसे बताया। कुछ समय बाद सूरज माही से मिलने उसके किराए वाले कमरे पर भी आने लगा। एक दिन प्रतीक्षा ने माही और सूरज को साथ में देखा। यह देखकर उसने माही को समझाया और नाराजगी भी जताई। तब माही ने साफ बता दिया कि वह और सूरज एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी और माही सूरज से शादी करना चाहती थी। यह बात सुनकर प्रतीक्षा घबरा गई। उसने पूरी बात मम्मी विजयश्री को बता दी। विजयश्री बहुत परेशान हुई। उन्होंने माही को समझाने की कोशिश की, सही गलत भी बताया, लेकिन माही अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने साफ कह दिया कि वह सूरज से ही शादी करेगी। इधर सूरज का माही के कमरे में आना जाना बढ़ने लगा। दूसरे किराएदारों की शिकायत पर मकान मालिक राजेश गुप्ता ने सूरज के आने पर रोक लगा दी। माही ने यह बात सूरज को बताई। इसके बाद सूरज ने नौबस्ता की धोबिन पुलिया के पास प्रमोद तिवारी के मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया। 11 जुलाई 2025 को माही ने अपना सारा सामान ट्रॉली बैग में भरा और सूरज के किराए वाले कमरे में आकर रहने लगी। कुछ ही दिनों में सूरज भी वहीं रहने लगा। इस तरह दोनों लिव इन में रहने लगे। इतना ही नहीं, सूरज ने माही की पुरानी नौकरी भी छुड़वा दी और उसे नौबस्ता गल्ला मंडी के कान्हा रेस्टोरेंट में काम दिलवा दिया। उसी रेस्टोरेंट में सूरज इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और मालिक से उसकी अच्छी बनती थी। कुछ ही दिनों में माही को पता चल गया कि सूरज का कई दूसरी लड़कियों से भी रिश्ता है और वह उनसे छुप छुप कर बात करता है। जब माही ने इस पर आपत्ति जताई तो दोनों के बीच बहस होने लगी। माही सूरज पर जल्दी शादी करने का दबाव भी डालने लगी। एक दिन माही ने रोते हुए बड़ी बहन प्रतीक्षा को सूरज की दूसरी लड़कियों से दोस्ती के बारे में बताया। इस पर प्रतीक्षा ने सूरज को समझाया और फटकार भी लगाई। सूरज ने माफी तो मांग ली, लेकिन उसका रवैया नहीं बदला। 21 जुलाई 2025 की सुबह करीब 8 बजे माही कान्हा रेस्टोरेंट जाने के लिए घर से निकली। उस समय सूरज फोन पर किसी से बात कर रहा था। माही को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोपहर में माही ने सूरज को कान्हा रेस्टोरेंट बुला लिया। वहां दोनों आमने सामने बैठे और बात करने लगे।
इसी दौरान सूरज के फोन पर उसकी एक खास गर्लफ्रेंड का वीडियो कॉल आ गया। यह देखकर माही का शक पक्का हो गया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। कुछ देर बाद सूरज वहां से चला गया। रात करीब 10 बजे सूरज कमरे पर आया। गर्लफ्रेंड को लेकर दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। बात बढ़ती गई और माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। आकांक्षा ने गुस्से में सूरज को धमकी दी और शादी को लेकर दबाव बनाया। सूरज उसे शांत करने की कोशिश करता रहा और भरोसा दिलाने लगा, लेकिन आकांक्षा का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि सूरज उसे धोखा दे रहा है और दूसरी लड़कियों से भी संबंध रखे हुए है। इसी बात पर दोनों के बीच हाथापाई हो गई। गुस्से में सूरज अपना आपा खो बैठा। उसने आकांक्षा के साथ मारपीट की। जब आकांक्षा ने चीखने की कोशिश की तो सूरज ने उसका गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में आकांक्षा उर्फ माही की सांसें रुक गईं और उसकी मौत हो गई। माही की मौत के बाद सूरज घबरा गया। उसने तुरंत अपने दोस्त आशीष को फोन किया और पूरी बात बताकर मदद मांगी। रात करीब 11 बजे आशीष बाइक से सूरज के कमरे पर पहुंच गया। दोनों ने मिलकर आकांक्षा के शव को उसके काले रंग के ट्रॉली बैग में रखा। इसके बाद उस ट्रॉली बैग को बाइक पर लादकर दोनों वहां से निकल पड़े। सूरज बाइक चला रहा था और आशीष पीछे बैठकर बैग को संभाले हुए था। रात के अंधेरे में दोनों कानपुर से बिंदकी और फतेहपुर होते हुए करीब 132 किलोमीटर का सफर तय करके रात करीब 3 बजे बांदा के चिल्ला घाट यमुना पुल पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने ट्रॉली बैग, जिसमें माही का शव था, उफनती यमुना नदी में फेंक दिया। इसके बाद दोनों वापस कानपुर लौट आए। अगले दिन माही के मोबाइल पर लगातार फोन आने लगे, लेकिन सूरज ने कोई कॉल रिसीव नहीं की। जब मैसेज आते थे तो वह खुद ही मैसेज का जवाब देता रहा ताकि लोगों को लगे कि माही जिंदा है। इस तरह वह 3 दिन तक माही के जानने वालों को गुमराह करता रहा। 25 जुलाई को सूरज कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचा। वहां से मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठते समय उसने माही का मोबाइल फोन बंद कर दिया। ऐसा उसने पुलिस को भ्रम में डालने के लिए किया। 21 सितंबर 2025 को पुलिस ने आरोपी सूरज, उत्तम और आशीष को कानपुर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर दोनों को जिला जेल भेज दिया गया। पुलिस की 5 टीमें आकांक्षा उर्फ माही का शव खोजने में लगी हुई थीं। यमुना नदी और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन माही का शव बरामद नहीं हो सका। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि कई सवाल छोड़ जाती है। प्यार के नाम पर भरोसा किया, लेकिन वही भरोसा मौत की वजह बन गया। एक मां अपनी बेटी को खोजती रही, पुलिस के चक्कर काटती रही और आखिरकार सच्चाई सामने आई, लेकिन बेटी वापस नहीं आ सकी। आकांक्षा उर्फ माही की कहानी यह सिखाती है कि अंधा भरोसा, गलत रिश्ते और जल्दबाजी कभी कभी जिंदगी छीन लेते हैं। आज आरोपी जेल में है, लेकिन एक मां की गोद हमेशा के लिए सूनी हो चुकी है। यह मामला उन सभी के लिए सबक है जो प्यार में आंख बंद कर फैसला कर लेते हैं, क्योंकि कई बार प्यार नहीं, सामने वाले की सच्चाई जानना सबसे जरूरी होता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।